हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी होंगे बहुत अच्छे। तो मैं MR स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी पाठ योजना संख्या 44 है। आप जिस भी पाठ संख्या को बना रहे हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार उस पाठ संख्या की अंक या संख्या डाल सकते हो। तो आज हम हिंदी के व्याकरण के क्रिया भविष्य का क्या करेंगे, विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। कक्षा की टाइमिंग रहेगी 30 से 35 मिनट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अनुदेशनात्मक उद्देश्य सिलेक्ट करने हैं। जैसे कि आपको सामने वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, आप उसी प्रकार से अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिख सकते हो। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने में। दूसरा है क्रिया के भेदों को वर्गीकृत करने में। तीसरा है अकर्मक क्रिया की व्याख्या करने में। सकर्मक क्रिया और क्रिया में अंतर स्पष्ट करने में। पूर्ण अकर्मक क्रिया का विश्लेषण करने में। अनुदेशनात्मक उद्देश्य सेलेक्ट करने के बाद या उनका चयन करने के पश्चात आपने शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना है। शिक्षण सहायक सामग्री में सबसे पहले आप सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री लिखोगे। उसमें चौक बोर्ड, संकेतक, झाड़न और पाठ्य पुस्तक इत्यादि शामिल किए जाते हैं। विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री में आप चार्ट या फ्लैश कार्ड दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आपने बच्चों की PK टेस्टिंग करनी है, यानी प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, यानी पूर्व ज्ञान परीक्षण। इसमें आप बच्चों से प्रश्न पूछेंगे और बच्चे उत्तर देंगे। और आपने इस तरीके से बच्चों से प्रश्न पूछने हैं ताकि उनकी उत्सुकता और बढ़े, और आप इस तरीके से प्रश्न पूछें कि उसी में ही क्या हो, आपका टॉपिक भी आने वाला हो। बच्चों को ये समझ आ जाए कि आज हमने किस विषय के बारे में पढ़ना है, यानी उन्हें थोड़ा सा हिंट मिल जाए या जानकारी मिल जाए। उसके बाद क्या करना है, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। तो आपने किस प्रकार से करनी है कि अंतिम प्रश्न का असंतोषजनक उत्तर मिलने पर छात्र अध्यापक बुलंद स्वर में अपने उपविषय की उद्घोषणा करते हुए कहेगा कि छात्रों, आज हम क्रिया उपविषय का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर आपने क्या करना है, प्रेजेंटेशन देनी है, यानी प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आपके 4 मुख्य स्टेप होते हैं: शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाकलाप, छात्र क्रियाकलाप और चौकबोर्ड कार्य। तो शिक्षण बिंदु में आपने क्रिया लिखनी है, जो कि आज का क्या है, उपविषय है। और छात्र अध्यापक क्रियाकलाप में आपने क्या लिखना है कि जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे राम मैदान में खेल रहा है। उसके बाद आपने कंपोनेंट का प्रयोग करना है कि छात्र अध्यापक चौक बोर्ड पर उपविषय लिखेगा और सभी छात्रों का क्या करेगा, ध्यान केंद्रित करेगा। और छात्र क्रियाकलाप में क्या होगा कि सभी छात्र चौक बोर्ड की ओर देखेंगे। फिर आता है आपका चौक बोर्ड कार्य। चौक बोर्ड कार्य में आपने क्या करना है, क्रिया के बारे में बच्चों को समझाना है कि आपने क्या करना है, ब्लैक बोर्ड पर उपविषय लिखना है कि आज का उपविषय क्या है। जैसे आज का उपविषय है क्रिया, तो जैसे इन्होंने लिखा है क्रिया, तो आप भी क्या कर सकते हो, क्रिया को ब्लैक बोर्ड के सेंटर में आज का उपविषय लिख सकते हो कि आज का उपविषय क्रिया है। उसके बाद क्या है कि आपने क्रिया के बारे में बच्चों को समझाया। फिर क्या है, शिक्षण बिंदु में आपने लिखना है धातु, कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। उदाहरण बता सकते हो आप, जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना क्या आते हैं, ये सब क्या है, क्रिया है। तो क्या कर रहा है छात्र अध्यापक, क्या करेगा, चौक बोर्ड पर लिखेगा। उसके बाद क्या है, आपने क्रिया के भेद बताने हैं। तो आपका जो शिक्षण बिंदु होगा वो होगा क्रिया के भेद। तो क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक होती है अकर्मक क्रिया और एक होती है सकर्मक क्रिया। तो क्या करना है, आपने दोनों भेदों को ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखना है और बच्चों से प्रश्न पूछना है कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। ये इससे पता चलता है कि क्लास अटेंटिव होकर सुन रही है कि नहीं सुन रही है, कि बच्चे ऐसे तो नहीं पीछे शरारत कर रहे हैं और आप आगे पढ़ा रहे हैं। जैसे आप ब्लैक बोर्ड पर लिखोगे, बच्चे पीछे क्या करते हैं, शरारत करने लग पड़ते हैं। तो क्या कर सकते हो, आप खड़े होकर बच्चों से, या बच्चे को खड़ा करके आप क्या कर सकते हो, प्रश्न पूछ सकते हो। उसके बाद जो आपका अगला जो शिक्षण बिंदु होगा वो होगा सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया के बारे में आपने बच्चों को परिभाषा बतानी है, या उसके बाद क्या करना, थोड़ा रुक के उनको क्या करने हैं, उदाहरण समझाने हैं। कि उदाहरण, सुमन पत्र लिखती है, रमन कहानी पढ़ता है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, उदाहरण के ज़रिए क्या होता है, बच्चे बहुत आसानी से समझते हैं। तो उदाहरण के टाइम आपने क्या करना है, उचित हाव भाव, जिस तरीके के उदाहरण है उसी तरीके के आपने क्या करना है, हाव भाव से बच्चों को समझाना है। और कंपोनेंट का प्रयोग करना है कि
छात्र अध्यापक उचित हाव भाव से समझाएगा। और बच्चों की क्या क्रिया होगी उसमें कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद क्या है कि आपने सकर्मक क्रिया के बारे में बच्चों को उदाहरण बता दी, उसकी परिभाषा बता दी। उसके बारे में अन्य जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी आपने बच्चों को समझा देनी। उसके बाद क्या है, सकर्मक क्रिया के आपने क्या करना है, जो आपका अगला शिक्षण बिंदु होगा वो होगा सकर्मक क्रिया के भेद। तो सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद हैं, जैसा कि आपको सामने वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों भेदों को बच्चों को समझाना है, ताकि क्या हो कि आपकी 30 और 35 मिनट की क्लास है, तो आपने पूरी क्लास में बच्चों को बिजी रखना है, पढ़ाना है। तो किस तरीके से, अगर आपके पास टॉपिक होगा तभी पढ़ा सकते हो ना आप। तो अगर आप सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ाओगे तो आपकी 10 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी। इसलिए उनके भेदों के बारे में भी आप डिस्कस कर सकते हो, जैसे इन्होंने किया है। तो क्या किया इन्होंने, सकर्मक क्रिया के भेदों को, जैसे अकर्मक क्रिया क्या है, हमारा अगला शिक्षण बिंदु है। तो उसके बाद इन्होंने कंपोनेंट लिखा है कि छात्र अध्यापक शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा समझाएगा और सभी छात्रों का क्या करेगा, ध्यान केंद्रित करेगा। तो आप इस तरीके से क्रिया के भेदों को एक क्या कर सकते हो, फ्लैश कार्ड के ज़रिए बच्चों को समझा सकते हो। और जैसे इन्होंने लिखा है सकर्मक क्रिया, तो आपने इधर इशारा करना है कि सकर्मक क्रिया के भेदों के बारे में हम बात कर रहे हैं। इन्होंने ये छोटा सा फ्लैश कार्ड बनाया, आप बड़ा बना सकते हो। अकर्मक क्रिया के भेद भी सामने लिख सकते हो और सकर्मक क्रिया के भेद भी सामने लिख सकते हो, ताकि ये फ्लैश कार्ड और भी देखने में अच्छा लगे और क्या हो, और डिटेलिंग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। उसके बाद क्या करना है आपने, जो आपका अगला बिंदु होगा यानी शिक्षण बिंदु होगा वो होगा अकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया में आपने क्या करना है, बच्चों को अकर्मक क्रिया की परिभाषा बतानी है और क्या करना है, कंपोनेंट का प्रयोग भी करते रहना साथ साथ में, कि छात्र अध्यापक चॉक बोर्ड पर लिखेगा। अगर आपने चॉक बोर्ड पर पहले लिख दिया है तो आप उसमें लिखोगे कि छात्र अध्यापक उचित हाव भाव से समझाएगा, या छात्र अध्यापक कक्ष में चहलकदमी करेगा। उसके बाद है कि जैसे आप बच्चों को उदाहरण समझाते हो तो उसमें क्या कर सकते हो, छात्र अध्यापक अपनी आवाज़ में क्या करेगा, परिवर्तन करेगा। इस तरीके से भी अब जैसे अब कई शब्द आए, भरना, तो क्या आपके हाव भाव भी चेंज हो रहे हैं और आपकी आवाज़ में एक धीमापन और फिर ऊंचाई फिर धीमी, तो क्या है, वॉइस वेरिएशन होना भी कक्षा में बहुत ज़रूरी है, कि आप किसी शब्द को अधिक प्रभाव दे रहे हो जो प्रभावशाली है, और जो प्रभावशाली नहीं है उन्हें आप नॉर्मल बोल रहे हो। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, बच्चों को समझा सकते हो। उसके बाद इन्होंने प्रश्न पूछा कि छात्रों अकर्मक क्रिया का कोई उदाहरण बताइए। तो बच्चे अकर्मक क्रिया का उदाहरण बताते हैं और अध्यापक क्या करता है, उन्हें पुनरावलोकन देता है कि बहुत अच्छे, बैठ जाइए। उसके बाद फिर से उदाहरण बताते हैं, जैसे इन्होंने लिखा है कि गाड़ी दिखाई देती है, सूरज निकलता है, बच्चा खेलता है, राधा गाती है, राम जाता है, विवेक नहाता है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उदाहरण देके भी बच्चों को समझा सकते हो। उसके बाद जैसे आपने बच्चों को उदाहरण देके समझाया, उसके बाद आप थोड़ा सा पॉज ले सकते हो कक्ष में। जब बच्चे, अगर आप उदाहरणों को लिखवा रहे हो या समझा रहे हो तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, थोड़ा रुक के देख सकते हो कि बच्चे सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। छात्र अध्यापक क्या करेगा, अपनी वाणी में विराम देगा, रुकेगा, क्योंकि आप नॉन स्टॉप तो बोल नहीं सकते हो, क्योंकि व्याकरण हमेशा ही छोटी कक्षाओं में होता है, 6th 7th 8th 9th। तो क्या है कि आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा रुकना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। आप नॉन स्टॉप व्याख्यान विधि द्वारा सिर्फ सबसे ज़्यादा जो बड़ी क्लासें हैं जैसे +1 +2, तो उनको समझाया जाता है। छोटी कक्षाओं में थोड़ा रुक कर ही पढ़ाया जाता है उन्हें। तो इसके बाद क्या है, अकर्मक क्रिया के भेद आपने बच्चों को समझाने हैं। जैसे इन्होंने सामने लिखा है शिक्षण बिंदु अकर्मक क्रिया के भेद। और 2 अकर्मक क्रिया होती हैं, एक होती है अपूर्ण अकर्मक क्रिया और पूर्ण अकर्मक क्रिया। और क्या कर रहा है छात्र अध्यापक, क्या करेगा, चॉक बोर्ड पर ये दोनों क्या है, आपके हेडिंग है। तो ये दोनों क्या क्या करने हैं, आपने ब्लैक बोर्ड पर लिखने हैं और बच्चों को भी बोलना है कि आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर नोट करें और फिर ये समझाने हैं। और हो सके तो साथ साथ में बच्चों को इन हेडिंगों की व्याख्या या परिभाषा भी लिखवा देनी है अपने कक्ष में। तो जैसे इन्होंने लिखा है अपूर्ण क्रिया, तो इसके बाद इन्होंने इसकी व्याख्या और कुछ उदाहरण बताए हैं और साथ साथ में कंपोनेंट का प्रयोग भी किया है। उसके बाद क्या है, पूर्ण अकर्मक क्रिया के बारे में इन्होंने परिभाषा बताई है और क्या किया है, समझाया। उसके बाद क्या होता है कि क्लास की टाइमिंग ख़त्म हो जाती है, इसलिए उदाहरण नहीं बता पाए, आप इसमें उदाहरण भी लिख सकते हैं। और क्या है,
की पुनरावृत्ति करते हुए इन्होंने छोटी सी पुनरावृत्ति लिखी, आप बड़ा करके भी लिख सकते हो कि छात्र अध्यापक अपने उपविषय की पुनरावृत्ति करते हुए कहेगा कि छात्रों, आज हमने क्रिया और क्रिया में मुख्य दो क्रिया, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, और सकर्मक क्रिया के भेद और अकर्मक क्रिया के भेदों के बारे में उदाहरण सहित क्या किया, विस्तार पूर्वक चर्चा की है, विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। तो इस तरीके से भी आप पुनरावृत्ति लिख सकते हो। इसके बाद क्या है कि अपने बच्चों का क्या करना है, मूल्यांकन करना है। जैसे इन्होंने किया है कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने प्रकार हैं। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि आकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, सकर्मक और अकर्मक या असकर्मक क्रिया में अंतर स्पष्ट करें या पूर्ण अकर्मक क्रिया के बारे में बताइए। उसके बाद क्या करना है, अपने बच्चों को गृह कार्य देना है। इन्होंने गृह कार्य में 2 प्रश्न दिए हैं, आप 3, 4, 5 भी दे सकते हो। इन्होंने पहला प्रश्न दिया है सकर्मक क्रिया का कोई उदाहरण बताइए, और सेकंड है कि क्रिया के प्रकारों का उदाहरण सहित व्याख्या करें। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने हिंदी व्याकरण के क्रिया विषय का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी लेसन प्लान की ये सीरीज़ आगे भी कंटिन्यू रहेगी। इसमें आपको आगे भी हिंदी भाषा के या हिंदी व्याकरण के पाठ योजना के लेसन मिलते रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें और नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को अवश्य प्रेस करें। धन्यवाद छात्रों।